नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज का जो विषय है वो है सिक्कल सेल एनीमिया और मेरे साथ जुड़ी हुई है बेंगलुरु से डॉक्टर नीमा भट्ट। डॉक्टर नीमा कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिमेटोलॉजी और पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी की अपोलो हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में। डॉक्टर नीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मिस्टर विशाल। डॉक्टर नीमा, ये सिक्कल सेल एनीमिया क्या होता है? तो ये अगेन आपने बहुत अच्छी टॉपिक चुनी है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जून 19 एक्चुअली वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे करके मनाया जाता है। ये सिकल सेल अनीमिया जो है ये एक ऐसी खून की बीमारी है जहाँ पे खून अगर उत्पत्ति होती है तो भी वो कम मात्रा में हीमोग्लोबिन मेंटेन होता है। इसकी वजह क्या है कि जो खून उत्पत्ति होती है वो अगेन थोड़ा डिफेक्टिव है। एंड जब इसमें थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है बॉडी पे, जैसे टेम्परेचर चेंजेस, कोई बुखार या बहुत ठंड होना या कोई इन्फेक्शन, तो ये ब्लड सेल्स अपने शेप चेंज करके सिकल शेप में चले जाते हैं, जिसके वजह से बॉडी को जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती। एंड इसके वजह से पेशेंट को काफी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, काफी सारे सिम्टम्स होते हैं, जिसके बारे में हम अगले जाके बात करेंगे। ये भी एक जेनेटिक डिसीज है, मतलब जीन्स के संबंधित एक खून की बीमारी है, जिसको करेक्ट टाइम पे पिकअप करना और ठीक तरह से इलाज करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर नीमा, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? जी, सो सिकल सेल अनीमिया एक्चुअली दो तरीके का है। एक वेरिएंट जो अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन में होता है, जो अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, वो थोड़ा अलग तरीके का होता है। एज इन उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सिवियर होते हैं और पेशेंट्स को हाथ उंगलियों में, छोटे छोटे जॉइंट्स में, कभी बैक पेन, कभी बोनी पेन, सो मल्टीपल, मतलब शरीर के बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे हड्डियों में इसमें दर्द आता है। उसको हम बोलते हैं पेन क्राइसिस। ये यूजुअली लगभग शुरू हो जाता है जब बच्चा 9-10 महीने का होता है। तो बहुत छोटे बच्चों में अगर उंगलियों का सूजन होना या उंगलियों का लाल होना, हड्डियों का लाल होकर सूजन होना, दीज आर द मेन सिम्टम्स। इसके अलावा हीमोग्लोबिन इन पेशेंट्स में हालांकि काफी कम रहता है, अराउंड हीमोग्लोबिन ऑफ 7 to 8, मैक्सिमम अराउंड 9। और इन पेशेंट्स को बुखार आना, इन्फेक्शन आने का रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि इनका स्प्लीन काफी यंग एज में, 5-6 ईयर्स के एज में, इनका स्प्लीन जो होता है वो हम बोलते हैं ऑटोस्प्लेनेक्टमी। ब्लड कंडीशन की वजह से स्प्लीन जो काम करना बंद कर देता है। तो इसके वजह से मोस्टली पेशेंट्स को बुखार, जॉन्डिस और ये छोटे छोटे हड्डियों में दर्द, ये सारे सिकल सेल के लक्षण हैं, जो बाकी ब्लड कंडीशन से है उससे थोड़ा अलग है। अच्छा डॉक्टर नीमा, इसमें ट्रीटमेंट्स के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को ये परेशानी आप बता रही हैं होती है? सो जैसे मैंने बताया, दो वेरिएंट है, तो एक अफ्रीकन वेरिएंट और एक इंडियन वेरिएंट। इंडियन वेरिएंट में जो सिवियरिटी है ये बीमारी की, वो सिवियरिटी थोड़ी कम होती है। जैसे ये पेन क्राइसिस जो है वो आता है, पर ओनली व्हेन देयर इज टेम्परेचर चेंजेस। इन्फेक्शंस का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा कम होता है अफ्रीकन वेरिएंट्स को कंपेयर करने पे। फिर भी इन पेशेंट्स को ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होना, इन्फेक्शंस आना और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत कभी कभी हो सकती है। तो ये जो बीमारी है ये लाइफ लॉन्ग है, मतलब जो जब शुरू होता है एज एन इन्फेंट, जो छोटे बच्चों में देखा जाता है, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड दिस कैन गो ऑन ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग। इसके सिवियरिटी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसका क्या इलाज है। यूजुअली अगर थोड़ा माइल्डर वेराइटी है, ये यूजुअली डिसीजन जो है हेमेटोलॉजिस्ट ही लेते हैं, जो खून के स्पेशलिस्ट है उनसे ही लिया जाता है। इफ द डिसीज इज नॉट टू सिवियर, अगर इसके सिम्टम्स बहुत सिवियर नहीं है, तो एक दवाई है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीयूरिया। उससे भी इसके काफी सारे सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे उसके लिए ज्यादा ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्फेक्शंस को हम एंटीबायोटिक्स और बाकी दवाइयों के साथ ट्रीट कर सकते हैं। कभी कभार ही ब्लड की जरूरत पड़ती है। बट इवन इंडिया के कुछ पॉकेट्स में, जैसे कि हो सकता है नागपुर में, कुछ बेल्ट है उड़ीसा, बिहार, कुछ वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे ये थोड़ा सिवियरिटी ज्यादा हम देखते हैं, जहाँ पे खून की जो रिक्वायरमेंट है पेशेंट को, वो साल में 3-4-5 बार उनको खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। और इनको कभी कभी चेस्ट में इन्फेक्शन, उसको बोलते हैं हम अक्यूट चेस्ट, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन की वजह से चेस्ट अफेक्ट हो सकता है, स्ट्रोक होने का चांस है। तो थोड़ा ज्यादा जिन बच्चों को सिवियर डिसीज होता है उनको हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात किया था थैलेसीमिया के लिए ट्रांसप्लांट करते हैं, वैसे ही जो ये खून उत्पत्ति करने वाली फैक्ट्री है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं,
उसको हम एकदम साफ करके नए डोनर से हम बोन मैरो देते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही इसका क्योर माना जाता है। अच्छा, मतलब इसका क्योर अवेलेबल है पर बीएमटी में है। अच्छा, Correct. एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि क्योरेबल है, आपने बता दिया, मैं ये होता क्यों है, मतलब किस वजह से होता है? अगेन दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जो ये जीन्स बोलते हैं हम, जो हमारे कर्ण है, जो हमारे पूर्वजों से आता है, मम्मी पापा से या दादा दादी नाना नानी से जो आता है, वो जेनेटिक डिफेक्ट है जो ऑटोमेटिकली उत्पत्ति नहीं होती, कुछ फैमिलीज है। इसीलिए सिकल सेल पूरे इंडिया में नहीं है। इट इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन सम पॉकेट्स, जैसे मैंने बताया। पर बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, लोग काम के लिए मूव करते हैं, तो वी सी देम इन स्प्रेड अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया। नहीं तो इट इज मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन सर्टेन पॉकेट्स, जहां पे कुछ लोगों को ये जेनेटिक डिफेक्ट होता है और ये अपनी पीढ़ियों में पास ऑन करते हैं। जब अगेन मदर और फादर दोनों को अगर सिकल सेल ट्रेट है और उनका बच्चा हुआ जिसको दोनों का ट्रेट, डिफेक्टिव ट्रेट आया, तो उसको बोलते हैं हम सिकल सेल डिसीज, मतलब दोनों डिफेक्टिव ट्रेट है। तब उस बच्चे को ये बीमारी की सिवियरिटी काफी ज्यादा हो जाती है। अगर सिर्फ सिकल सेल ट्रेट है तो उनका भी हीमोग्लोबिन थोड़ी कम मात्रा में रहती है और उनको भी थोड़ा सा कभी बुखार आने पे कभी कभार ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है, कभी जॉन्डिस हो सकता है। पर सिकल सेल डिसीज जो इस कपल के बच्चों को होता है वो सिवियर है और उनके लिए काफी ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मोस्ट लाइकली सिकल सेल डिसीज और सिकल सेल ट्रेट दोनों जो है वो जेनेटिक डिसीज है। तो मतलब ये प्रिवेंटेबल है अगर इनको टाइमली इस पे एक्शन लिया जा सके तो? करेक्ट, प्रिवेंटेबल है अगर हम ठीक तरीके से स्क्रीनिंग करें और वी मेक श्योर दैट दोनों सिकल सेल ट्रेट के माँ और बाप एक कपल ना हो और उनके बच्चे ना हो। बट सिकल सेल ट्रेट और नॉर्मल पर्सन जिसका ट्रेट नहीं हो, अगर उनका बच्चा हो तो भी मैक्सिमम चाइल्ड विल बी सिकल सेल ट्रेट, पर उसको डिसीज होने का चांस बहुत कम है। तो फिर से यहाँ पे जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात किया, कुंडलियों को मिलाने के बजाय अगर ये ब्लड टेस्ट, एक सिंपल ब्लड टेस्ट अगर हम करें, तो ऐसी बड़ी बीमारी को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड बाय रेजिंग अवेयरनेस। तो इसीलिए भी सेलिब्रेट दिस अवेयरनेस डेज, क्योंकि काफी तर लोग जानते नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी है, इतनी बड़ी बीमारी है जिसको एक छोटे ब्लड टेस्ट से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर नीमा, आपसे आखिरी में एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे क्योर हो जाते हैं, क्या वो नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं आम और बच्चों की तरह? करेक्ट। सो जो बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है उनको थोड़ा टाइम तो लगता है ट्रांसप्लांट से बाहर आके, इन्फेक्शन से फ्री होकर, दवाई से फ्री होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 साल। पर उसके बाद अगर उनका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है, दे यूजुअली लीड ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ्स। मतलब वो स्कूल जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, बड़े होके खेल सकते हैं सारी स्पोर्ट्स वॉट एवर दे वॉन्ट। ओनली थिंग इज उनकी जो फर्टिलिटी बोलते हैं, मतलब व्हेन दे हैव किड्स, when they come to the age of having kids, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने का चांस है। सो दे विल रिक्वायर फॉलो अप विद स्पेशलिस्ट एट दैट टाइम, जो हम एंडोक्रिन स्पेशलिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं, उनके साथ फॉलो अप की जरूरत पड़ती है। फॉर अदरवाइज द मोस्ट पार्ट लाइफस्टाइल वाइज या उनकी करियर वाइज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फॉर द मोस्ट पार्ट। डॉक्टर नीमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस टॉपिक को बताया और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी इस कार्यक्रम को सुनेंगे वो जागरूक होंगे। और जैसा कि डॉक्टर नीमा ने बोला कि ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, आप भी जागरूक हुए हैं, औरों को भी जागरूक कीजिए, क्योंकि जागरूकता से इसको रोका जा सकता है और कम किया जा सकता है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीमा आपका। अब हम आपसे विदा लेते हैं व्यूअर्स, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।